हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसएसटी। हम कर रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, और हाउ डज नेचर बिकम रिसोर्स। और उसके बाद हमने की थी कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली थी, वो थी रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ। तो आगे हम इसी के आगे वाली कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। अब कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं नेचर के गिफ्ट्स का इस्तेमाल करके। फिर कह रहा है कि उन्हीं चीज़ों से हम अपनी यूटिलिटी की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जो हमारी लाइफ को एनरिच करे और दूसरों की लाइफ को भी एनरिच करे। फिर एग्जांपल दे रखी है कि एक पीस ऑफ वुड जो है उसे एक चेयर में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और एक स्टैचू में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। फिर कहता है कि जो इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो हमें वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड फ्रॉम कोल टू गोल्ड। अगली हमारी कैटेगरी है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। फिर कहता है कि हमारी जो एनर्जी है वो मॉडर्न लिविंग का कॉर्नरस्टोन है, यानी कि जो हमारी मॉडर्न लिविंग है उसका जो बेस है वो है एनर्जी। और एग्जांपल दे रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स के लिए असेंशियल है, ट्रांसपोर्टेशन में, और जो जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में, उसके लिए उसका जो कॉर्नर स्टोन है वो है इलेक्ट्रिसिटी। फिर कहता है दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है ये डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज से हम ले रहे हैं, जैसे कि कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एटसेट्रा। तो इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर यहाँ ये दो पिक्चर्स दे रखे हैं, लेफ्ट साइड में है एक रिवर की स्ट्रीम दे रखी है और नीचे बता रखा है कि रिवर वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है तब तक जब तक हमारे पास ग्लेशियर्स और हमारे फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेंगे, तब तक ये रिन्यूएबल रिसोर्स बना रहेगा हमारे पास। फिर यहाँ पर टिम्बर दे रखा है राइट साइड में। फिर कहता है कि हम टिम्बर जो है फॉरेस्ट से लेते हैं, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में लेते हैं, ठीक है, और अगर हम लंबे समय के लिए इसको रीजनरेट होने के लिए अलो कर दें तो ये टिम्बर हमारे पास बना रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये इसमें कह रहा है कि नेचर का जो एक जर्नल प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है, कि इट फंक्शंस इन रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे। फिर कहता है कि रिस्टोरेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को उसके ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न होने के लिए उसको छोड़ देते हैं अगर वो डैमेज या फिर डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है। फिर कहता है कि नेचर हील करती है, रिन्यूज़ करती है और खुद को मेंटेन करती है ओवर टाइम। एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझा रहा है कि जैसे हमारी स्किन पे एक कट लग जाता है वो नॉर्मली खुद ब खुद हील हो जाता है, वैसे ही कह रहा है कि एक फॉरेस्ट जो है आफ्टर ए वाइल्ड फायर वो रिकवर होता है। फिर आगे कहता है कि रीजनरेशन जो है वो इट गोज़ बियॉन्ड रिस्टोरेशन, की जो रीजनरेशन होती है वो रिस्टोरेशन से भी आगे का काम करती है। फिर कहता है कि जो नेचर की एबिलिटी है नई लाइफ को बनाना, टू क्रिएट न्यू लाइफ, और वो न्यू लाइफ को थ्राइव करने के लिए नेचर जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट है वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। फिर कहता है कि हम ट्रीज को प्लांट करते हैं, ठीक है, जब ह्यूमन इंटरवेंशन करता है, जंगलों को काट देता है, ठीक है, तब हम ट्रीज को प्लांट करते हैं। फिर कहते हैं कि प्लांटिंग द टाइप ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर, कि जो ट्रीज वहाँ ओरिजिनली पहले से ग्रो कर रहे थे वो कटने के बाद दोबारा से वही ट्रीज वहाँ पर लगाएं, तो वो इकोसिस्टम को रिस्टोर करता है, ठीक है। क्या करता है फिर वो बर्ड्स को, स्क्विरल्स को और अदर क्रीचर्स को फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो वहाँ से एनिमल्स या बर्ड्स डिस्प्लेस हो चुके थे उनकी वहाँ पर वापसी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वे देयर इज़ नो वेस्ट, कि नेचर एक ऐसे साइकिल में काम करती है जहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है टेक ए फॉरेस्ट। फिर कह रहा है कि जंगल में मान लीजिए एक ट्री गिर जाता है, सूख के गिर जाता है या फिर किसी वजह से गिर जाता है। फिर कहता है वो डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा, और जो इंसेक्ट्स उस ट्री पे होते हैं उसके द्वारा वो डिकम्पोज होता है।
फिर वो ट्री डिकम्पोज होने के बाद सॉइल को एनरिच करता है, यानी कि उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फिर उसके बाद नए ट्रीज उग पड़ते हैं, नए प्लांट्स सीड्स में से ग्रो होते हैं, और दोबारा से जब वो प्लांट्स बड़े होते हैं फिर दोबारा से वो प्लांट्स गिर जाते हैं, और ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट होता रहता है। फिर कहता है दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल्स ऑफ रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस। ये जो ऊपर 3-4 एग्जांपल्स हमने अभी पढ़ी, ये नेचर की एग्जांपल्स बता रखी हैं हमें कि रीस्टोरेशन और रीजनरेशन प्रैक्टिसेस नेचर की जो है वो किस तरीके से होती हैं। फिर नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर कहते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम, कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी ऊपर पढ़े हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेज ये वाली विशेषताओं को एग्जिबिट करते हैं ओवर टाइम। फिर बता रहा है कि मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ अबंडेंट सनशाइन, इंडिया में बहुत भरपूर मात्रा में सनशाइन अवेलेबल है। फिर कहता है इन नेचुरल कोर्स, जो रिवर्स हमारी नेचुरल अपनी कोर्स में फ्लो करती हैं, ठीक है, और वो रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन। रेगुलरली नेचुरल कोर्स में रिवर्स जो हैं रेन के द्वारा फेड की जाती हैं, और जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं उनके द्वारा रिवर में पानी बना रहता है। फिर कहता है फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्व्स, फॉरेस्ट खुद को रिन्यू करते हैं, सॉइल खुद को रिप्लेनिश करती है, और ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, और ये सब चलता रहता है। फिर बता रखा है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल सोर्सेज। कब तक रहेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज? एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन ए सस्टेनेबल मैनर। तब तक ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल बने रहेंगे जब तक हम इन्हें सस्टेनेबल मैनर में इस्तेमाल करते रहेंगे। नेक्स्ट हाउएवर कह रहा है कि लेकिन फॉर देम टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज ए कंडीशन, कि ये रिसोर्सेज जो अभी हमने ऊपर देखे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, ये रिन्यूएबल रहने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन फॉरेस्ट, अगर हम टिम्बर को जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट कर रहे हैं, फास्टर देन फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, कि हम इतना जल्दी उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं कि उतना जल्दी हमारे ट्रीज भी ग्रो नहीं हो पा रहे हैं फॉरेस्ट में, तो इवेंचुअली क्या होगा, हमारे फॉरेस्ट जो होंगे वो डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस, कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस के द्वारा क्या हो रहा है, नेचर के साइकिल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर कह रहा है बहुत सारे फैक्टर्स का कम्बिनेशन होके, जैसे कि फॉसिल फ्यूल ड्रीवन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, जंगल कट रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए और किसी और प्रैक्टिसेस के लिए। ये दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं हिमालयाज़ में, ठीक है, इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं कि हमारी जो स्नोफॉल हो रही है, जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, वो भी उन ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो चुके हैं उनको रिप्लेस नहीं कर पा रही है। और इस वजह से क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है कि वाटर सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है उन पॉपुलेशंस पे जो लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, जो लोग ग्लेशियर्स के वाटर पे डिपेंडेंट हैं, जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है वाटर टॉवर, तो हिमालयाज़ को एज ए वाटर टॉवर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जिनका पानी मेल्ट होके प्लेन्स में जाके रिवर्स में जाता है और वो लोगों को सस्टेन कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है डोंट मिस आउट, इसमें बता रहा है कि ट्रेडिशनली कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं उन्होंने एक सिस्टम ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिशिंग ड्यूरिंग द स्पॉनिंग सीजन उन्होंने अपना रखा है। स्पॉनिंग सीजन होता है जब फिशेस ब्रीडिंग करती हैं, ठीक है, तो इस टाइम में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने फिशिंग, जो इस टाइम पे फिशिंग नहीं करती हैं, लेकिन कह रहा है कि फिशिंग को बड़े पैमाने पे कमर्शलाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है। फिर ओवर फिशिंग होने के बाद क्या कह रहा है, एक टाइप की फ़िश है जिसे कहते हैं ट्यूना, ठीक है, वो बड़ी रैपिड तरीके से वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, ठीक है जी। और फिर कह रहा है भाई ये जो फ़िश है ट्यूना, जो ऐसी फ़िश है जो कि इकोसिस्टम ऑफ ओशन को बैलेंस करते हैं बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिश, श्रिम्प्स एटसेट्रा, वो अब ये फिश डिक्लाइन की ओर पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम, हमें इंडस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ों को बनाने के लिए। फिर कह रहा था प्रोसेस आल्सो क्रिएट्स वेस्ट दैट आर फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़, कि इस प्रोसेस में काफ़ी सारा वेस्ट जो है वो रिवर्स के अंदर और दूसरी वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज किया जा रहा है।
ऑफन दिस वेस्ट कैनॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म। कह रहा है ये वेस्ट डिके नहीं हो पाती है, ताकि अगर ये डिके हो जाएगी तो कोई ना कोई दूसरी लाइफ फॉर्म इसको कंज्यूम कर लेगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है इंस्टेड हो क्या रहा है कि नेचर का साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन और रीजनरेशन डिस्टर्ब हो रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी रिवर्स पॉइजनस हो रही हैं और वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो ये एक पिक्चर दे रखी है। ये गंदा पानी, डर्टी वाटर किसी इंडस्ट्री से डिस्चार्ज किया जा रहा है रिवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डोंट मिस आउट, दोबारा से आगे। ठीक है, इसमें देखते हैं, कह रहा है कि इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम फंक्शन क्या होता है और इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। नेचर है सम इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग। कह रहा है कि नेचर के खुद अपने तरीके हैं, ठीक है, काम करने के। कह रहा है फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रीज जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर कह रहा है जब ये जो नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमंस को बेनिफिट करता है, तब हम उन प्रोसेस को कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। फिर कहता है फिर कहता है वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। कहता है कि एक फॉरेस्ट जो है वो वाटर को फिल्टर कर रहा है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहा है और एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर कहता है कि व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, जब हमें क्लीन वाटर से बेनिफिट होता है, हमारे प्रोटेक्टेड फार्मलैंड से हमें बेनिफिट होता है, हमारी जो क्रॉप्स पॉलिनेशन होती है क्रॉप्स की बाय इंसेक्ट्स, उससे हमें बेनिफिट होता है। कह रहा है तो जो ये सर्विसेज हम इकोसिस्टम से लेते हैं, इसे कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ नेचर। फिर यहाँ पर एक कुछ डेटा दे रखा है। कह रहा है कि जो मेच्योर ट्री होता है वो लगभग 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कह रहा है दिस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ट्री। फिर कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो 350 लीटर ऑफ एवरी डे उसको ऑक्सीजन की नीड है। ठीक है, फिर इसमें भी कह रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट इंडिविजुअल एंगेजेस। ठीक है, कंपैरिजन बता रहा है हमको कि एक मैच्योरिटी 275 लीटर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है और एक ह्यूमन को 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है पर डे। नेक्स्ट लेट अस एक्सप्लोर। कह रहा है टेक अप स्मॉल रिसर्च स्टडी टू एक्सेस द टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन योर रीजन। ये एक छोटी सी स्टडी करो आपके आसपास कितने टाइप के रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। कहता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड। ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं बनने में और ये रिप्लेनिश भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर जिस रेट पे हम इनको यूज़ करते जा रहे हैं तो ये रिप्लेनिश नहीं होंगे। एग्जांपल कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, हमारे मिनरल्स और मेटल्स हैं जैसे आयरन कॉपर एंड गोल्ड, ये सब के सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फिर कह रहा है कि इंडिया के पास सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ के कोल रिजर्व हैं। ठीक है, और हम कोल को माइन करते हैं हमारी जो एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, बट एक एस्टिमेट के अनुसार जो इंडिया के कोल रिजर्व हैं वो अगले 50 साल तक हमें सस्टेन कर पाएंगे। फिर कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें मोर जो हमारे पास अदर जो सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं, ठीक है, हमें उनकी तरफ चलना चाहिए। ठीक है, और हमें कोल को जुडिशियली यूज़ करना चाहिए। जुडिशियसली मीन्स वेरी वाइसली हमें कोल को यूज़ करना है। फिर आगे टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्लीकेशंस। अब नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया भर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हैं। ठीक है, और कंट्रीज में भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। फिर कहता है अब जो अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या करता है, इट शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। बहुत सारी वॉर्स लड़ी गई हैं और अभी भी लड़ी जा रही हैं टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये मैप है, इसमें दिखा रखा है कि इंडिया में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। ये ट्रायंगल की शेप में ये हमें इंडिकेट करता है कि इंडिया में आयरन कहाँ कहाँ पर है। कलोल अंकलेश्वर ये गुजरात में है बेसिन, और मुंबई हाई महाराष्ट्र के पास, यहाँ पर इंडिया में हमारे पास पेट्रोलियम पाया गया है। और कोल ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास कोल मिलता है हमें। ठीक है, और नेवेली तमिलनाडु में भी कोल मिलता है।
आयरन और बॉक्साइट। आयरन हमें ज़्यादातर यहाँ पर मिलता है कर्नाटका वाली साइड, ये कुद्रेमुख, ठीक है, इस तरफ वाली साइड, चिकमंगलूर वाली साइड, यहाँ पर हमें आयरन ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास भी हमें आयरन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बॉक्साइड ये है जी, कोरापुट बॉक्साइड, यहाँ पर मिल जाता है हमें आंध्र प्रदेश वाली साइड, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है कि इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल पीपल, कि जो इंडस्ट्रीज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के नज़दीक लगाई जाती हैं वो लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और उसके आसपास टाउन्स ग्रो होती हैं और एक्सपेंड होती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर इम्प्रूव होती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो असेसिबल हो जाती है। फिर कह रहा है हाउ एवर, लेकिन ये जो बेनिफिट हैं इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है, इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म। फिर कह रहा है हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं दुनिया भर से, जहाँ पर जो लोग रिसोर्स रिच एरिया में रह रहे हैं वो बेचारे अपने एरिया से डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है। क्यों डिस्प्लेस कर दिए गए हैं? टू फैसिलिटेट सच डेवलपमेंट्स, इन डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। इन सम केसेस कह रहा है कि देयर सेक्रेड प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स। कई जगह पर क्या होता है कि रिसोर्सेज हमें ऐसी जगहों पर मिल जाते हैं जो कि लोगों के सेक्रेड प्लेसेस होते हैं, और सेक्रेड प्लेसेस के आसपास अगर कोई रिसोर्स लोकेट है तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। फिर कहते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्स की जोग्राफिकल लोकेशन होती है किसी एक कंट्री में, ठीक है, तो वो लोकेशन भी डिटरमाइन करता है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड रहेगा वो किस तरीके के होगा। फिर कहता है कि कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स, कि ह्यूमन नॉलेज को अगर और स्किल्स के साथ हम कंबाइन कर लें, दीज कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स लाइक द वुड्स स्टील। तो ये हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ यूनिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि वुड्स स्टील, ये इंडिया में इसकी इन्वेंशन हुई थी वुड्स स्टील की, ठीक है। तो ये काफ़ी हाई ग्रेड, काफ़ी सख्त स्टील रहता है, हाई कार्बन कंटेंट रहता है स्टील, ठीक है। फिर कहता है एज वी नो ट्रेड फ्यूल्ड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स ऑफ इंडिया। तो हमने एंशंट इंडिया में भी आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी सारे ट्रेड किया करते थे जो हमारे एम्पायर्स और किंगडम्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उनकी डेवलपमेंट में भी ये जो ट्रेड रहता है वो भी एक कारण है। नेक्स्ट कह रहा है नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज, की नेचर जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्री पे कोई अटेंशन नहीं देती है, ठीक है। फिर कह रहा है इस वजह से क्या हो रहा है, दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्डिंग द शेयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट्स एज वेल एज कंट्रीज। भाई अगर नेचर को बाउंड्रीज का पता ही नहीं है, इट डजंट बॉर्डर अबाउट बाउंड्रीज, तो इससे क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज शेयर स्टेट्स आपस में शेयर कर रही हैं, कंट्रीज शेयर कर रही हैं, तो उसमें टेंशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक एग्जांपल इंडिया की दे रखी है इन्होंने, कि इंडिया में कावेरी रिवर वाटर जो है, जो कावेरी रिवर निकलती है वेस्टर्न घाट्स वाली साइड से, ठीक है, वेस्ट साइड से, तो ये कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु और केरला में जाती है, ठीक है, आगे पौंडीचेरी में जाके ये वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये कर्नाटका रिवर का वाटर जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया है अमंग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। फिर कह रहे कि नेगोशिएशंस भी बहुत सारी हुई हैं, ठीक है। इसमें ये अभी अभी डिस्प्यूट ये वाला ये रिजॉल्व हो गया हुआ, ठीक है। इस पे एक कमेटी बनी हुई है। फिर कह रहा है ऑफ कोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट्स बिटवीन नेबर कंट्रीज इज़ नॉट ईजी। तो ये एग्रीमेंट्स पे आना इतना आसान काम नहीं है। ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है इसके एग्रीमेंट में भी काफ़ी साल तक इस पे बात चलती रही थी। ये है जी मेट्टूर डैम, तमिलनाडु में बना है, जो कि कावेरी रिवर पे बना हुआ है। ये पूरी कावेरी रिवर है, ठीक है, और ये इस तरफ ये डैम बना हुआ है कावेरी रिवर पे, मेट्टूर डैम, तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है द नेचुरल रिसोर्स कर्स, पढ़ते हैं इसको। कहता है हैविंग abundant नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कि कह रहा है कि भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज होना इस बात की गारंटी नहीं है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रहेगी। फिर कहता है कि सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कह रहा है कि कुछ रीजन्स जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कह रहा है कि इस फिनोमेना को इकोनॉमिक्स कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। फिर कह रहा है कि अगर हम बहुत सिंपली इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होना
ये नहीं कहता कि कंट्री जो है ऑटोमेटिकली रिच हो जाएगी। क्यों रिच नहीं होगी? क्योंकि इकोनॉमीज़ जो हैं, उनके पास डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं जो कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज़, रॉ मटेरियल्स को यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑफ हायर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है? द चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस बुक विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। कह रहा है कि जो आगे चैप्टर आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब इस बात की अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी। फिर कहता है इंडिया हैज़ जनरली अवॉइडेड दिस कर्स बाय इन्वेस्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट अवर ग्रोइंग नीड्स। कि कह रहा है कि इंडिया ने जो ये कर्स है जिसको पैराडॉक्स ऑफ ये कहा गया है प्लेंटी, इससे को इंडिया ने अवॉइड कर दिया। क्यों अवॉइड किया? क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। और ये जो इसकी आपको एग्जांपल दे दूँ मैं कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, बट दे आर इकोनॉमिकली स्लो। तो अफ्रीका अफ्रीका जो है इट इज़ अ रिच कॉन्टिनेंट इन रिसोर्सेज, और वहाँ के बहुत सारी कंट्रीज जो हैं दे हैव एक्सपीरियंस ए स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आगे हम चलते हैं, कहता है हाउ एवर द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबिलिटी रिमेन्स। तो कहता है कि जो बैलेंस है हमारा रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन करना, वो सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है कि वो बैलेंस में चल रहा है अभी तक उसके साथ। फिर कहता है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज ए वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को समझना एक वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन human knowledge, good governance, and strategic planning determine whether they become lasting benefits or temporary windfalls। फिर कह रहा है कि लेकिन ह्यूमन नॉलेज और अच्छी गवर्नेंस और एक प्लानिंग ये डिटरमाइन करेगी कि हमारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये दे विल लास्ट एट व्हाट टाइम, ठीक है, कब तक ये हमारे पास रहेंगे, या फिर ये टेम्पररी विंडफॉल्स हैं, ठीक है। तो बाकी का जो रहेगा ये वाला पार्ट, ये हम थर्ड वीडियो में ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, ठीक है।